क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो जेनेटिक कोजेज याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्रश का नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रश का नंबर कैसे याद रखेंगे, 13 12 17 11 है ना, 13 12 17 11। तो क्रश का नंबर सब याद करेंगे मेरे साथ, क्या होता है 13 12 17 11। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं CLL के बारे में, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये हमारा मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है अडल्ट्स में। 25 से 30 मिनट का डिस्कशन रहने वाला है। इसके बाद इसकी सारी चीज़ें हमारे लिए याद करनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ये हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है ना। मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है हमारा किस में, अडल्ट्स में। तो मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया हमारा अडल्ट्स में होता है CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद जब हम CML पढ़ते हैं, CLL पढ़ते हैं या ALL पढ़ते हैं, AML पढ़ते हैं, तो इन सब में हमारा क्या होता है, रेडिएशन एक्सपोजर है ना, एक कोज होता है कि रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो ये जो हमारे कैंसर है ये हो सकते हैं। बट हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा CLL होता है ना, CLL में हमारा रेडिएशन एक्सपोजर के साथ कोई एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता है ना। तो रेडिएशन एक्सपोजर नॉट एसोसिएटेड है ना। तो रेडिएशन एक्सपोजर जो हमारा होता है ये हमारा एसोसिएटेड नहीं होता है किसके साथ, CLL के साथ है ना। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट की डेथ हो जाती है, CLL के पेशेंट का मोस्ट कॉमन कोज हमारा क्या होता है डेथ का, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन CLL, बताओ क्या होता है। तो CLL के पेशेंट की हमारी मोस्टली डेथ हो जाती है किसके कारण, इन्फेक्शंस के कारण है ना। क्यों होती है अभी बात करेंगे नीचे। तो इन्फेक्शंस के कारण हमारी मोस्टली इन पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। उसके बाद हो गया ये जो कैंसर है हमारे पेशेंट को क्यों हो रहा है, तो इसके ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक कोजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा CLL होता है ना, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो जेनेटिक कोजेज याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्रश का नंबर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रश का नंबर कैसे याद रखेंगे, 13 12 17 11 है ना, 13 12 17 11। तो क्रश का नंबर सब याद करेंगे मेरे साथ, क्या होता है 13 12 17 11। ठीक है, तो 13 जो होता है इसका हमारा क्या देखने को मिलता है, डिलीशन देखने को मिलता है। ठीक है, 17 का हमारा क्या देखने को मिलता है, डिलीशन देखने को मिलता है। 11 के साथ हमारा क्या देखने को मिलता है, डिलीशन देखने को मिलता है। और जो हमारा 12th होता है इसके साथ हमारी क्या देखने को मिलती है, ट्राइजोमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्राइजोमी हमारी देखने को मिलती है 12th की। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इन चारों में से हमारा जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट होता है, एसोसिएटेड होता है CLL के साथ, वो कौन सा होता है। तो जो हमारा 13th होता है इसको क्या बोला जाता है, हमारा मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट है ना, मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट। तो हमारा मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट होता है ये किसमें, CLL में है ना। बट इसके साथ हमारा क्या होता है, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, मतलब हो तो गया पेशेंट को कैंसर बट फिर भी हमारा प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, गुड रहेगा है ना। उसके बाद हो गया इन चारों में से हमारा कौन से वाला है जिसके साथ हमारा पुअर प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है। तो पुअर प्रोग्नोसिस हमारा देखने को मिलता है 17th के साथ, S से 17th और S से हमारा सीवियर है ना। तो S से 17th और S से हमारा हो गया सीवियर। और आप बताओ मेरे को सीवियर के साथ हमारा प्रोग्नोसिस कैसा होता है, बैड होता है ना। तो हो गया ना याद, बैड प्रोग्नोसिस है ना। तो बैड प्रोग्नोसिस हमारा किसके साथ हो गया, 17th के साथ, S से 17th और S से हमारा सीवियर। तो सीवियर के साथ हमारा बैड प्रोग्नोसिस। और जो हमारा मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट है ये हमारा कौन सा होता है, 13th Q। ठीक है, तो ये रहने वाला हमारा 13th Q। उसके बाद हमारा हो गया, इसके और भी कुछ कोजेज होते हैं जिनको हम याद करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ों का हमारा ओवर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। किन किन चीज़ों का, ओवर एक्सप्रेशन है ना। ओवर एक्सप्रेशन हमारा देखने को मिल सकता है ऑफ ZEP17 है ना, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ZEP17। ZEP की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन है ना। क्या होता है ये, जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन है ना, जीटा एसोसिएटेड प्रोटीन। उसके बाद हमारा रहने वाला है ओवर एक्सप्रेशन हो सकता है किसका, BCL2 का है ना, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2। ठीक है, तो हमने कोजेज पढ़े, 4 कोजेज तो हमारे कैसे याद हो गए, 13 12 17 11 है ना। और उसके बाद ओवर एक्सप्रेशन होता है हमारा ZEP17 का और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 है ना। उसके बाद क्या होता है हमारा नोच 1 जो होता है, नोच 1 जो हमारा नोच 1 होता है इसमें भी हमारी म्यूटेशन हो सकती है। तो नोच 1 गेन रिसेप्टर जो हमारा होता है इसमें भी हमारी म्यूटेशन होती है। तो इसके कारण भी हमारा CLL हो सकता है ना, इसके कारण भी हमारा CLL हो सकता है। तो ये सारे कोजेज है हमारे जिसके साथ हमारा क्या होता है, CLL एसोसिएटेड होता है ना। उसके बाद हो गया पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उससे ये जो पैथोजेनेसिस है हमारा आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, है ना, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। उसके बाद हो गया हमारा CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। और उसके बाद हो गया हमारा स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, ठीक है, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, ठीक है, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। तो हमारा इस कैंसर में होता क्या है, जनरली जो हमारी इम्यूनोकॉम्पिटेंट बी सेल्स होती है ये हमारी कहाँ पे प्रोलिफरेट कर रही होती है, ये जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें प्रोलिफरेट कर रही होती है। तो अगर हमारी कैंसर की सेल्स विद इन, है ना, लिम्फ नोड्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा, है ना। तो इसमें हमारी विद इन रहने वाली है कहाँ पे, ये हमारी रहने वाली है लिम्फ नोड्स के अंदर, है ना। बट अगर हमारी लिम्फ नोड से निकलकर सर्कुलेशन में आ जाती है ना, ब्लड में, तो उसको हमारा क्या बोला जाता है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया बोला जाता है, मतलब ब्लड में आ गया कैंसर, है ना। उसके बाद हो गया अगर हमारे CLL के पेशेंट में म्यूटेशंस हो जाती है ना, म्यूटेशन हो जाती है, मतलब सर्वाइकल लिम्फ नोड तो उसके सूजे हुए थे पहले से, बट सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में हमारा उसका पेन होने लग जाए और फीवर हो जाए, है ना, सर्वाइकल लिम्फ नोड एसोसिएटेड विद पेन, और हमारा क्या रहने वाला है, फीवर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो लीवर और स्प्लीन का साइज होता है वो भी हमारा इंक्रीज कर जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा बोला जाता है ना, कि जो हमारा CLL है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में। इसको हमारा और क्या बोला जाता है, रिचर सिंड्रोम बोला जाता है ना, क्या बोलेंगे, रिचर सिंड्रोम बोलेंगे, है ना। तो पैथोजेनेसिस में हमने 3 चीज़ पढ़ी। अगर हमारा सिर्फ लिम्फ नोड तक ही है ना, लिम्फ नोड में ही अगर हमारे सेल्स जो है प्रोलिफरेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। अगर लिम्फ नोड से निकलकर अगर हमारा ब्लड में आता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। और क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में बहुत बार क्या होता है, हमारी म्यूटेशंस हो जाती है ना, तो उसके कारण वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, DLBCL में, जिसको बोलते हैं रिचर सिंड्रोम, है ना। अब हमारा क्या होता है, जो बी सेल्स होती है ये हमारा किसका ट्यूमर है, बी सेल का, है ना, बी सेल कैंसर है ये हमारा। तो बी सेल हमारी क्या होती है, बी सेल जब हमारी नॉर्मली स्टिमुलेट होती है ना, बी सेल जब हमारी नॉर्मली स्टिमुलेट होती है तो हमारी क्या बनाती है, बताओ। बी सेल जब हमारी नॉर्मली स्टिमुलेट होती है तो हमारी क्या बनाती है, ये हमारी बनाती है प्लाज्मा सेल्स, है ना, क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है। और प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है ना, प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो अब हमारे पेशेंट में क्या होगा, जो बी सेल है वो तो डिफेक्टिव है, ठीक है, बी सेल हमारे पेशेंट में डिफेक्टिव है। अगर बी सेल हमारे पेशेंट में डिफेक्टिव है तो जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होगी वो भी हमारी क्या होंगी, डिफेक्टिव हो जाती है ना, प्लाज्मा सेल भी हमारी पेशेंट की डिफेक्टिव हो जाती है। और प्लाज्मा सेल अगर हमारे पेशेंट की डिफेक्टिव है तो इस पेशेंट में हमारी कैसी बनेगी, डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनती है ना, कैसी बनेगी, डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनती है। अगर हमारे पेशेंट में डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनेगी तो इसके कारण हमारे पेशेंट में 2 मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, ये हमारे बहुत ज़रूरी है इस डिसीज़ के लिए। तो CLL के पेशेंट में ऐसी 2 चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमारी दूसरे कैंसर्स में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसमें हमारा देखने को मिलता है AIHA। AIHA हमारा क्या होता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, क्या होता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब हमारी यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई जो कि हमारी डिस्ट्रॉय करेगी सेल्फ आरबीसीज को, है ना, यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई जो कि हमारी डिस्ट्रॉय करेगी सेल्फ आरबीसीज को। उसके बाद हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हमारा क्या होता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ कर जाता है ना, तो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है प्लेटलेट्स, है ना। मतलब हमारी यहाँ पे ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई जो कि हमारी डिस्ट्रॉय करेगी सेल्फ आरबीसीज को और सेल्फ प्लेटलेट को, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। तो जो हमारे जो और कैंसर होते हैं CML CLL, है ना, AML ALL, तो इन चारों में से हमारा जो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सिर्फ हमारे देखने को मिलता है इसी कैंसर में, CLL के साथ, है ना। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ने के लिए ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, क्लिनिकल फीचर्स हमारे कैसे होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके हमारे ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक ही होते हैं। जैसे कि हमारे पेशेंट को फीवर दिया हो सकता है, जैसे कि उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड, है ना, सर्वाइकल लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं, सर्वाइकल
लिम्फेडिनोपैथी। तो सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी तो हमारी और भी कई चीज़ों में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा और कोई हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो गई, जैसे कि होजकिन लिम्फोमा हो गया, या फिर इंडिया में हमारा मोस्टली कंसीडर करना होता है ट्यूबरक्लोसिस को भी कंसीडर करना होता है ना। तो फीवर हो सकता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, और हमारे पेशेंट में क्या हो सकता है, पैलर देखने को मिलेगा, है ना। पैलर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, AIHA के साथ तो हमने पढ़ा कि पैलर देखने को मिलता है, ठीक है। पैलर हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, है ना। और जो हमारे पेशेंट में ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, उसके कारण क्या देखने को मिलता है बताओ, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर गया। तो प्लेटलेट काउंट जब हमारा डिक्रीज करता है तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलते हैं, पैटी और पुरपुरा देखने को मिलते हैं ना। पैटी और पुरपुरास देखने को मिलते हैं। तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे, पैटिकेज और पुरपुरा, जनरली हमारे एंकल के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में वेट लॉस हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है। तो हमारे पेशेंट में जनरली हमारे कैसे है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स दिए हुए हैं ना। उसके बाद जब ये हमारा जो कैंसर होता है, जब ये हमारा लिम्फ नोड से निकल के ब्लड में आता है तो क्या कर सकता है, लीवर और स्प्लीन के पास जा सकता है। तो क्या करेगा, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली कर देता है ना, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ठीक है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली कर सकता है। तो हमारे इसके क्लिनिकल फीचर है, फीवर हो गया, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये दोनों हमारे मेन हैं, ये दोनों हम इस डिजीज़ के लिए याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रहने वाला है कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस पेशेंट का, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इस पेशेंट का, डायग्नोसिस करने से पहले जो हमने इसका पैथोजेनेसिस पढ़ा एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में अगर हमारा केवल यहाँ पे लिम्फ नोड तक ही प्रेजेंट है ना, लिम्फ नोड के अंदर ही जो हमारे सेल है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा स्मॉल लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा बोला जाता है। और अगर जो कैंसर की सेल्स है वो हमारी निकल के ब्लड में आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में हमारा बहुत बार क्या होती है, म्यूटेशंस हो जाती है। इन म्यूटेशन के कारण हमारे पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स होंगे उनमें पेन भी होता है और लीवर और स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, DLBCL, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और हमारे इसको क्या बोला जाता है, रिचर सिंड्रोम बोला जाता है ना। और हमारा क्या होता है, ये हमारा बी सेल कैंसर होता है ना। तो बी सेल हमारी नॉर्मली क्या करती है, हमारी प्लाज्मा सेल्स बनाती है, और प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो हमारे इस पेशेंट में बी सेल डिफेक्टिव है, जिसके कारण हमारी प्लाज्मा सेल बनेगी डिफेक्टिव और हमारी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो डिफेक्टिव बनेगी। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो तो हमारी डिफेक्टिव बनती है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया। इसका मतलब क्या होता है, हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया। तो हमारा हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमारी जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो हमारी कैसी बन रही है, डिफेक्टिव बन रही है। तो इन डिफेक्टिव एंटीबॉडीज़ के कारण जो हमारी नॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती है उनका काउंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है नॉर्मल एंटीबॉडीज़ का काउंट, है ना। नॉर्मल एंटीबॉडीज़ हमारे यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है ना, तो इसको बोला जाता है हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन सिम्टम्स हमारे कौन कौन से हैं, AIHA और ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस देखते हैं हम, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम ब्लड में देखेंगे, हमारा ब्लड में क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, है ना। तो ब्लड की रिपोर्ट में हमारा क्या लिखा होता है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस, है ना, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा लिम्फोसाइट का काउंट है ना, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना, सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना, सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। और ये हमारा कितने दिन से ज़्यादा तक होने चाहिए, अगर हमारे पेशेंट को 3 मंथ का टाइम है, 3 मंथ से हमारे पेशेंट में जो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट है हमारा मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर है और उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड भी सूजे हुए हैं, तो हमें क्या कंसीडर करना होता है, CLL कंसीडर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा पेरिफेरल स्मीयर में हमारा क्या देखने को मिलता है, बताओ, पेरिफेरल स्मीयर में हमारा क्या देखने को मिलता है। पेरिफेरल स्मीयर में हमारा देखने को मिलेगी स्मज सेल्स, क्या देखने को मिलेगी, स्मज सेल्स, है ना। स्मज सेल्स हमारी क्या होती है, हमने पढ़ा जो हमारी जो कैंसर्स की सेल्स है वो कहाँ पे प्रोलिफरेट कर रही है, मेंटल जोन ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना। जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें हमारी ये प्रोलिफरेट कर रही है ना। तो ये जो हमारी इम्यूनोकॉम्पिटेंट बी सेल्स होती है ये हमारी कमज़ोर होती है, तो कैसी होती है, फ्रेजाइल होती है हमारा, ये हमारी कैसी होती है, फ्रेजाइल होती है। तो जब हम इनकी स्लाइड्स बनाते हैं तो ये टूट जाती है, जैसे ही स्लाइड बनाते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इनको बोला जाता है फ्रेजाइल
इम्यूनोकॉम्पिटेंट स्मज सेल्स, है ना। तो जो जब हमारी फ्रेजाइल होगी तो हमारी कैसी देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ही स्लाइड का प्रेशर आता है तो ये हमारी फैल जाती है ना, टूट जाती है। तो कैसी होती है, फ्रेजाइल होती है ना, तो फ्रेजाइल होती है। तो स्मज सेल में अब हमारा क्वेश्चन आया कि स्मज सेल में हमारा किस चीज़ का डिफेक्ट होता है, तो किस चीज़ का डिफेक्ट होता है, हमारा वाइमेंटिन डिफेक्ट होता है, ठीक है। वाइमेंटिन डिफेक्ट, जिसके कारण ये हमारी टूट जाती है ना, स्लाइड बनाते वक्त टूट जाती है। अब हमारी स्मज सेल के दो और नाम है जो कि हमें याद करने हैं। स्मज सेल को हमारा क्या बोला जाता है, ऑल्सो कोल्ड पैराशूट सेल्स, क्या बोलते हैं, पैराशूट सेल्स। और हमारा क्या बोला जाता है, बास्केट सेल्स, है ना, क्या बोला जाता है, बास्केट सेल्स। अब हमारी जो वाइमेंटिन का डिफेक्ट है, वाइमेंटिन का डिफेक्ट है जिसके कारण जो हमारी जो ये जो स्मज सेल्स है ये फैल गई, है ना। जैसे हमारी जो ग्लास स्लाइड का प्रेशर आएगा वैसे ही हमारी फैल गई। बट जो हमारी नहीं फैलती है वो हमारी कैसी अपीयरेंस देती है, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, है ना, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, है ना, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, है ना। कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सब एक जैसी स्कूल में ड्रेस पहन के जाते हैं ना, तो ऐसी ड्रेस सब ने पहनी हुई है, मतलब जैसे लड़कियां हैं तो एक जैसी ड्रेस पहन के खड़ी है सारी, है ना, तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस। तो सारी सेल्स हमारी एक जैसी दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी ट्यूमर सेल्स है जो कि हमारी टूटी नहीं है, है ना, ट्यूमर सेल्स विदाउट ब्रेकडाउन, ट्यूमर सेल्स विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है, ट्यूमर सेल्स विदाउट ब्रेकडाउन। तो इसको बोला जाता है हमारा कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, है ना। उसके बाद हो गया स्मज सेल के, हमने दो नाम पढ़े, कौन कौन से नाम पढ़े हमने स्मज सेल के, इनको हमारा क्या बोला जाता है, वाइमेंटिन का डिफेक्ट होता है, और इसको बोला जाता है पैराशूट सेल्स और बास्केट सेल्स, है ना। स्मज सेल्स में हमारा क्या होता है, इनको जो हमारी टूटती नहीं है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस, है ना। ये हमारी ट्यूमर सेल्स होती है जो नहीं टूटी है, विदाउट ब्रेकडाउन, है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट हमारा कितना होता है, मोर देन 5000 सेल्स, है ना, मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पेशेंट में स्पेरोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्पेरोसाइट्स हमारे क्या होते हैं, एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं जिनका हमारा सेंट्रल पैलर मिसिंग होता है ना, एबनॉर्मल आरबीसीज जिनका हमारा सेंट्रल पैलर मिसिंग होता है ना, सेंट्रल पैलर मिसिंग होता है। तो इनको हमारा क्या बोला जाता है, स्पेरोसाइट्स बोला जाता है। क्योंकि हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिला, AIHA, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। तो ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया के कारण हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलते हैं, स्पेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद हो गया अब हमारे स्पेरोसाइट देखने को मिलते हैं ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। तो आप मेरे को बताओ कूम्स जो हमारा कूम टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा आएगा, कूम्स टेस्ट हमारे इस पेशेंट का पॉजिटिव आता है ना, कूम टेस्ट हमारी इस पेशेंट का पॉजिटिव रहने वाला है। तो हमारी ब्लड में कितनी सारी फाइंडिंग है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। पेरिफेरल स्मीयर में स्मज सेल जो कि हमारी फ्रेजाइल होती है वाइमेंटिन डिफेक्ट के कारण, कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस हो गया, स्पेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं, और हमारा क्या लिखा आता है, कूम टेस्ट हमारा पॉजिटिव होता है ना। उसके बाद आप मेरे को बताओ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा इस डिजीज़ का क्या होता है, व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर CLL। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है CLL का, ये हमारा होता है फ्लो साइटोमेट्री, क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, CLL का फ्लो साइटोमेट्री होता है। तो रिपोर्ट में हमारा क्या लिखा आता है, रिपोर्ट में हमारा लिखा होता है CD19, CD20, CD21, ठीक है। क्या लिखा होता है, CD19, CD20, CD21, CD23, और हमारा हो गया कौन सा मार्कर लिखा होता है, CD5 लिखा होता है, ठीक है। CD5 पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये जो जितने भी हमारे सारे मार्कर है ये हमारे क्या होते हैं, B सेल के मार्कर होते हैं ना, क्योंकि हमारा किस चीज़ का कैंसर है, B सेल का कैंसर है। तो CD19, CD20, CD21, CD23 और CD5 हमारा पॉजिटिव होता है। बट जो हमारा CD5 होता है ना, CD5 हमारा क्या होता है, T सेल मार्कर होता है ना, T सेल मार्कर होता है। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा B सेल है जो कि हमारी शो कर रही है T सेल मार्कर। तो B सेल शोइंग T सेल मार्कर, है ना, अजीब सी फाइंडिंग है, B सेल शोइंग T सेल मार्कर। तो हमारी किस में देखने को मिलती है, ये हमारी देखने को मिलती है CLL में, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर CLL हमारा क्या रहने वाला है, फ्लो साइटोमेट्री। रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, CD19, CD20, CD21, CD23, CD5, है ना। उसके बाद हो गया हमारा लिम्फ नोड बायोप्सी, है ना, लिम्फ नोड बायोप्सी। अब हमने पैथोजेनेसिस में एक वर्ड पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रिचर सिंड्रोम, है ना, क्या बोलते हैं, रिचर सिंड्रोम। जब हमारे पेशेंट के लिम्फ नोड सूजे हुए हैं ना, लिम्फ नोड सूजे हुए हैं, तो उन लिम्फ नोड्स में हमारा पेन भी होना चालू हो जाए, प्लस हमारे पेशेंट को फीवर भी है ना, पेन हो गया, फीवर हो गया, प्लस हमारे पेशेंट में क्या हो जाता है, लीवर और स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है ना।
तो लीवर और स्प्लीन का साइज़ हमारा बढ़ जाता है, लीवर और स्प्लीन का साइज़ हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा CLL का पेशेंट है ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, DLBCL में, है ना, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा, है ना, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो जब हमें लिम्फ नोड बायोप्सी कराने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो रिचर्ड सिंड्रोम में हमारी लिम्फ नोड बायोप्सी हमें कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसके लिए कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, एक तो हमारी होती है बिनेट क्लासिफिकेशन। क्या होती है, बिनेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, बिनेट क्लासिफिकेशन। इसके हमारे 3 पार्ट होते हैं, A, B और C, ठीक है, A, B और C। A में हमारा क्या होता है, हमारे 3 जगह के लिम्फ नोड सूजे होते हैं, लेस देन 3, ठीक है, तो 3 वर्ड याद रखना है, लेस देन 3 लिम्फ नोड्स, ठीक है, लेस देन 3 लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, लेस देन 3 लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर हमारे पेशेंट में मोर देन 3 का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मोर देन 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट, तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, B बोला जाता है ना, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। बट जो हमारी A और B होती है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि A और B में हमारा क्या होता है, पेशेंट को एनीमिया भी नहीं होता है, नो एनीमिया और नो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, नो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे लिम्फ नोड सूजे हुए हैं लेस देन 3 एरियाज़ के, और बी में हमारा 3 से ज़्यादा साइट्स का इन्वॉल्वमेंट है लिम्फ नोड्स का, बट फिर भी हमारे पेशेंट को एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है अब तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारी C होती है, C में हमारा क्या होता है, मोर देन 3 एरियाज़ के लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हमारा सर्वाइकल हो गया, एक्सियल हो गए, है ना, तो हमारा हो गया मोर देन 3 एरियाज़ के लिम्फ नोड्स हमारे सूजे हुए होते हैं ना, मोर देन 3 एरियाज़ लिम्फ नोड्स, ठीक है, मोर देन 3 एरियाज़ लिम्फ नोड्स। और हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हमारे पेशेंट में देखने को मिलता है AIHA, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, जिसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन पेशेंट का 10 ग्राम % से हमारा कम कर जाता है, 10 ग्राम से कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पेशेंट में होता है ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसके कारण जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट हमारे पेशेंट का कितना हो जाएगा, 1 लाख से नीचे चला जाता है, लेस देन 1 लाख, है ना, लेस देन 1 लाख। तो हमारी जो C रहने वाली है, C में हमारा मोर देन 3 एरियाज के लिम्फ नोड्स का हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, AIHA होता है, जिसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से नीचे चला जाता है, और प्लेटलेट काउंट हमारा कितना होता है, 1 लाख से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी है बिनेट क्लासिफिकेशन, A, B और C, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा राय सावित्स्की स्टेजिंग, है ना, राय सावित्स्की स्टेजिंग, है ना, राय सावित्स्की स्टेजिंग या फिर क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, राय सावित्स्की क्लासिफिकेशन, ठीक है। राय सावित्स्की क्लासिफिकेशन जो हमारी होती है राय, है ना, नाम से ही बता रहा है, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है ना। तो पहला हमारा होता है लो रिस्क, कौन से होते हैं, लो रिस्क, लो रिस्क CLL बोला जाता है ना, लो रिस्क CLL। इसमें भी हमारा क्या होता है कि हमारा ओनली लिम्फोसाइटोसिस होता है। लिम्फोसाइटोसिस हमारा क्या होता है बताओ, लिम्फोसाइटोसिस जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस की हमारे यहाँ पे जो लिम्फोसाइट का काउंट होता है वो हमारा मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है ना, मोर देन 5000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसको हमारा क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है हमारा लिम्फोसाइटोसिस, है ना। और हमारे यहाँ पे पेशेंट को ना तो हमारा एनीमिया होता है, ना हमारा ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बट जो हमारा दूसरा रहने वाला है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मॉडरेट, है ना, मॉडरेट रिस्क पीपल होते हैं हमारे, मॉडरेट रिस्क CLL, है ना, मॉडरेट रिस्क CLL। तो मॉडरेट रिस्क CLL में हमारा क्या देखने को मिलता है, ये जो लिम्फोसाइटोसिस है ये भी रहने वाला है, उसके साथ हमारे पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी होती है। तो लिम्फोसाइटोसिस प्लस हमारे पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेशेंट के लिम्फ नोड्स हमारे सूजे हुए होते हैं ना, लिम्फेडिनोपैथी। उसके बाद हो गया हमारा हाई रिस्क पेशेंट, क्या बोलते हैं, हाई रिस्क पेशेंट, है ना, हाई रिस्क पेशेंट। हाई रिस्क पेशेंट्स में हमारा क्या होता है, हाई रिस्क पेशेंट जो हमारे होते हैं ये दोनों चीज़ें तो हमारी उनमें होगी, मतलब लिम्फोसाइटोसिस होता है, लिम्फोसाइटोसिस प्लस हमारा क्या देखने को मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी, है ना, लिम्फोसाइटोसिस प्लस लिम्फेडिनोपैथी प्लस हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, AIHA देखने को मिलता है, ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया प्लस ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये होता है हमारा राय सावित्स्की क्लासिफिकेशन। इसमें लो रिस्क में हमारे आते हैं 25% पीपल, मॉडरेट में हमारे आते हैं 50%, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें भी पेशेंट हमारे पास आता है जिसमें हमारा लिम्फोसाइटोसिस होती है और
लिम्फेडिनोपैथी होती है ना। हाई रिस्क पेशेंट भी हमारे 25% रहने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, कौन कौन सी, राय-सावित्ज की स्टेजिंग और बिनेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे इस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया क्या होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CLL, तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है फ्लूडाराबिन। कौन सा होता है, फ्लूडाराबिन, है ना। फ्लूडाराबिन हमारा क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है CLL के लिए, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के लिए। इसमें जो हमारी दवाइयाँ यूज़ की जाती है उनको हम 2 निमोनिक से याद कर सकते हैं, कौन कौन सा, FCR और PCR, है ना। FCR और PCR, तो हमारा कौन कौन सी होगी, फ्लूडाराबिन, ठीक है, फ्लूडाराबिन। उसके बाद हो गया हमारा साइक्लोफोस्फेमाइड, साइक्लोफोस्फेमाइड। उसके बाद हो गया हमारा रितुक्सीमैब, है ना। कौन सा हो गया, रितुक्सीमैब। उसके बाद हो गया हमारा PCR में हमारा हो गया पेंटोस्टैटिन, है ना। क्या होता है, पेंटोस्टैटिन, पेंटोस्टैटिन, साइक्लोफोस्फेमाइड और हमारा कौन सा रहने वाला है, रितुक्सीमैब, है ना, रितुक्सीमैब। तो ये होती है हमारी दवाइयाँ जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, CLL के पेशेंट में। तो FCR और PCR, फ्लूडाराबिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, रितुक्सीमैब, है ना। उसके बाद हो गया हमारा पेंटोस्टैटिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, रितुक्सीमैब, ये हमारी यूज़ की जाती है ना। तो ये हमारी CLL के पेशेंट में यूज़ की जाती है। अब हमने पढ़ा था कि गुड प्रोग्नोसिस हमारा किसके साथ होता है, गुड प्रोग्नोसिस, तो हमारा मोस्ट कॉमन हमने कौन सा पढ़ा था, 13, 12, 17, 11, है ना। तो 13 के साथ हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो इसके साथ हमारा गुड प्रोग्नोसिस होता है ना। उसके साथ हो गया हमारा बैड प्रोग्नोसिस। बैड प्रोग्नोसिस हमने कैसे याद किया था, बैड प्रोग्नोसिस हमने याद किया था S से 17, है ना, और 17 का हमारा सीवियर हो गया, तो सीवियर के साथ हमारा कैसा हो गया, बैड प्रोग्नोसिस याद किया था हमने, है ना। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में कि अगर हमारा सीवियर है ना, सीवियर के साथ हमारा बैड प्रोग्नोसिस है और मोस्ट कॉमन वाले के साथ हमारा गुड प्रोग्नोसिस है। अब आप बताओ मेरे को ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, तो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इसकी चीज़ें याद रखना हमारे लिए आसान है। मेन तो हमें क्या याद रखना है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। उसके साथ रेडिएशन के साथ हमारा कोई एक्सपोजर नहीं होता है ना। उसके बाद हमारी पेरिफेरल स्मीयर में हमारी कौन कौन सी फाइंडिंग होती है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 5000, है ना। और उसके बाद हमारी क्या देखने को मिलती है, स्मज सेल देखने को मिलती है, ऑल्सो कॉल्ड पैराशूट सेल और हमारी बास्केट सेल। इनमें हमारा किसका डिफेक्ट होता है, वाइमेंटिन का डिफेक्ट होता है, जिसके कारण हम स्लाइड बनाते तो ये टूट जाती है ना, तो फ्रेजाइल होती है। उसके बाद हमारा क्या देखने को मिला था, 2 स्टेजिंग रहने वाली है हमारी और स्पेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री। रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, CD19, CD20, CD21, CD23 और CD5, है ना। तो CD5 हमारा T सेल मार्कर होता है जो कि हमारा शो करती है B सेल मार्कर। उसके बाद हो गया हमारा रिचर सिंड्रोम अगर है तो लिम्फ नोड बायोप्सी की जरूरत पड़ती है ना। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या रहने वाला है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारा रहने वाला है फ्लूडाराबिन, है ना। निमोनिक है हमारा FCR और PCR, फ्लूडाराबिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, रितुक्सीमैब। उसके बाद हो गया हमारा पेंटोस्टैटिन, साइक्लोफोस्फेमाइड, रितुक्सीमैब। तो ये हमारी ड्रग्स रहने वाली है। बैड प्रोग्नोसिस हमारा 17 के साथ देखने को मिला था, गुड प्रोग्नोसिस हमारा मोस्ट कॉमनली जो था 13 के साथ, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और जो हमने छोटे छोटे निमोनिक्स बनाए हर जगह, इससे टॉपिक थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।